चलिए शुरुआत करते हैं। कल वाला याद हुआ PhD वाला वापस याद हुआ बाकी। तो प्रस्तावना पूरा याद रखना, पूरा याद रखने का फायदा है काफी, इसलिए बोला उसको याद रखना। अच्छा, किताब अगर लेना चाहो तो एक ही किताब लेना, ये लक्ष्मीकांत की। अगर लेना चाहो तो ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर एकदम कोई डीप में पढ़ना चाहते हो, इच्छा और प्रबल इच्छा, रोक नहीं पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तब ये किताब इतना मोटा होगा। इसमें बोला ऊपर से इसका फॉन्ट भी काफी छोटे हैं। कई किताब मोटे जरूर लगते हैं लेकिन फॉन्ट बड़ा बड़ा रहता है तो जल्दी खत्म हो जाता है। ये शायद आपके शादी हो जाए, बाल बच्चे आ जाए, उनके बाल बच्चे आ जाए, तो भी शायद खत्म ना हो, एक तरह से रहता है। फिर भी अगर लेना चाहो, पढ़ना चाहो तो उससे पढ़ सकते हो। बाकी नोट्स काफ़ी है। हाँ, लेना होगा तो कंपलसरी मैं बोलूँगा घटना चक्र आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो जरूर लेना, ठीक है। तो वो अच्छी किताब रहेगी बजाय लक्ष्मीकांत के। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो पूरा डीप प्रेफर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल, सबसे पहले प्रियम्बल संविधान का भाग है या नहीं है, इस बात को लेकर विवाद था कि वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा। तो प्रियम्बल सबसे इंट्रोडक्शन है, तो उसको ये बोला गया कि ये संविधान का भाग है कि नहीं, इसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, ये सब विवाद था। तो इसके अलग अलग केसेस मिलते हैं, जैसे बेरुबारी केस, केशवानंद भारती, बोमनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बहुत सारे केसेस हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें क्या बोला गया। केशवानंद भारती 1973 में 24 अप्रैल 1973 का मामला है केशवानंद भारती। उसमें बहुत सारे आपको मैटर्स मिलेंगे, प्रियम्बल से रिलेटेड बहुत सारे मैटर मिलेंगे। आगे चल के वो केशवानंद भारती पढ़े जाओगे तो याद हो जाएगा आपको। फिलहाल प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं। बेरुबारीवाद में क्या बोला गया, नहीं है। कैसे याद रखना, बेरुबारी बरी याद रख सकते हो, बाकी सब नोट्स में मिल गया होगा, आपको देख लेना, नोट्स से आप पढ़ सकते हो, यहाँ से सुनो और याद करो। बेरुबारीवाद बरी कर दिया मतलब कुछ चीज अब पार्ट नहीं है उसका, तो संविधान का भाग नहीं है प्रियम्बल। ये किस बात में बोला गया, बेरुबारीवाद में है ना, 1960 का है। प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 1960 में बोला गया, बरी कर दिया उसको। फिर केशवानंद भारतीवाद में बोला गया हाँ पार्ट है। और एक बोम्मई, SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ठीक है। जैसे आधारभूत मतलब समझते क्या होता है, फंडामेंटल, कुछ भी बेसिक इसका बेस। तो बम्बई को बम्बई से रखना, बम्बई भी पूरा भारत का इतना अच्छा सिटी है, शहर है, ठीक है। इनकम जनरेट होता है कितना वहाँ से, टूरिस्ट आते हैं, तो भी आधारभूत संरचना है भारत का। तो ऐसी बम्बई वाले मामले में क्या बोला गया कि संविधान का आधारभूत संरचना क्या है, प्रियम्बल है, प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना को उसको आधारभूत संरचना बताया गया, मतलब एक प्रकार से बोला गया कि इसका पार्ट है, ठीक है। तो बेरुबारीवाद में क्या बरी कर दिया मतलब वो बोला गया कि इसका भाग नहीं है। बेरुबारीवाद कब, 1960, ठीक है। उसके बाद केशवानंद भारतीवाद वाले में बोला गया कि ये पार्ट है, ठीक है। और SR बोम्मई वाले मामले में बोला गया कि आधारभूत संरचना है, ठीक है। अब अगर केशवानंद भारती, अब अगर उसका भाग है, संविधान का भाग है, तो उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती वाले बात में बोला गया कि संविधान सब चीजों में संशोधन कर सकती है, मतलब संसद सभी चीजों में संशोधन कर सकती है, बस आधारभूत संरचना नहीं हिलना चाहिए। जो बेसिक एक थीम है जो प्रियम्बल में कि क्या एकता और अखंडता, तो कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जिससे एकता और अखंडता भंग हो जाए, ठीक है। तो ये फिर आधारभूत संरचना को हिला देगा। अब पूछोगे आधारभूत संरचना का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन आधारभूत संरचना का कहीं नहीं दिया है। ये एक फीलिंग है, समझ लीजिए। आधारभूत संरचना जो भारत को बनाए रखी है, क्या बनाए रखी, एकता और अखंडता है। तो ऐसे कोई नाम की नियम कानून ला दिया, ऐसा संशोधन कर दिया जिससे भारत की एकता अखंडता ही, बंधुता लिखा हुआ है, बंधुता ही भंग हो जाए, तो ऐसे अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये बोला गया केशवानंद भारतीवाद में, ठीक है। तो क्या बोला, प्रियम्बल में 3 केसेस हमको याद रखने। पहला बेरुबारीवाद, उसमें संविधान का भाग है बोला गया कि नहीं है, नहीं है, बरी कर दिया, नहीं है। केशवानंद भारती में है बोला गया, ठीक है। और बोम्मई वाले में वो क्या बोला गया कि वो कैसा है, आधारभूत संरचना, ठीक।
अब प्रियम्बल क्या है पूछने से, प्रियम्बल से क्या क्या बातें पता चलती है। प्रियम्बल वह डॉक्यूमेंट है जिससे इसको देखने से ये सारी बातें स्पष्ट होती है। क्या? तो पहला उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव, तो है ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाने के लिए, समस्त नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए, कैसा न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो ये सब क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव पता चल रहा है, उद्देश्य पता चल रहा है, तो प्रियम्बल से कहीं ना कहीं उद्देश्य मालूम चल जाता है, ठीक है। और संविधान का स्रोत क्या है वो भी मालूम चलता है, कैसे हम भारत के लोग से स्टार्ट करें, तो संविधान का स्रोत क्या है, भारत की जनता है, ठीक है। उसको लागू कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को, ये मालूम चलता है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे मालूम चल जाती है। अब एक एक टर्म जो उसमें यूज हुए उसको पढ़ते हैं और उसका मीनिंग जानते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण PhD बनाने के लिए, तो हम भारत के लोग से दो चीजें आपको याद रखनी है कि संविधान का स्रोत कौन है, हम भारत के लोग, मतलब भारत की जनता, ठीक है। संविधान का स्रोत कौन, भारत की जनता, इन्होंने बनाया है, इनके द्वारा चुने गए मेंबर संविधान सभा में बैठ के बनाया संविधान को, ठीक है। तो हम भारत के लोग, इससे क्या मालूम चलता है कि संविधान का सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, भारत की जनता है। और दूसरा पूछे कि सर्वोच्च कौन है, तो सर्वोच्च है भारत की जनता, ठीक है, भारत की जनता सर्वोच्च है। लेकिन कहीं ऑप्शन में अगर कॉन्स्टिट्यूशन भी दे दे संविधान सर्वोच्च है तो संविधान को लेना है, संविधान सर्वोच्च, इतना क्लियर। फिर हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या, संप्रभु इंग्लिश में बोलेंगे सोवरेन कंट्री। सोवरेन कंट्री क्या, जो किसी के अंडर में रह के काम नहीं करे, ठीक है। सोवरेन कंट्री क्या, जो किसी के अंडर में रह के काम नहीं करे। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य भी कहीं ना कहीं स्वतंत्र रूप से अपना काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के अंडर है, भारत सरकार के अधीन है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन भारत किसी के अधीन नहीं है, ना अमेरिका के, ना ब्रिटेन के, क्यों, ब्रिटेन तो आजाद कर दिया था, ठीक है। फिर जैसे ही संविधान लागू हुआ फिर वो सॉवरेन हो गया, ठीक है, संप्रभु हो गया। तो संप्रभु शब्द का मतलब क्या, किसी के अंडर में रह के काम नहीं करना, भारत अपने निर्णय लेने में सक्षम है और स्वतंत्र है, ठीक है, इतना क्या। फिर समाजवादी देखिए, जो इकोनॉमी होती है अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 प्रकार की रहती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, यही रहता है, ठीक है। पूंजी और समाजवादी का मिश्रण मिक्स्ड इकोनॉमी है, उसको छोड़ दो। समाजवादी और पूंजीवादी क्या है, पूंजीवादी को कैपिटलिज्म बोला जाता है, समाजवादी को सोशलिज्म बोला जाता है। जहां रिसोर्सेज पे सरकार का कब्जा ना होकर प्राइवेट एंटिटी लोगों का कब्जा रहता है, प्राइवेट लोगों का, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कब्जा रहता है, वो कैपिटलिज्म कहलाता है, कंट्रोल वही करते हैं। लेकिन जहां रिसोर्सेज पे सरकार का कब्जा होता है वो सोशलिज्म है, समाजवादी, ठीक है। फिर वो क्या करता है, समाज के लोगों के लिए, समाज की भलाई के लिए कुछ भी एक्शन लेता है, कुछ भी काम। एक उदाहरण देता हूँ, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है वैसे, फिर यहाँ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। सपोज अगर मैं बोलूँ एक 10,000 लोगों की पॉपुलेशन है और मैं एक कंपनी हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं साइकिल भी बना सकता हूँ और कार भी बना सकता हूँ। अब उस 10,000 पॉपुलेशन में समझो 9,000 पॉपुलेशन गरीब है, एकदम गरीब है, जो कार अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है, जो कार अफोर्ड नहीं कर सकते, साइकिल अफोर्ड कर सकती है, ठीक है। तो मुझे क्या बनाना चाहिए, 9,000 लोगों के लिए साइकिल बनाना चाहिए, ठीक। अब लेकिन मैं डिसाइड कर रहा हूँ, मतलब पूंजीवादी की समझ लो, मैं डिसाइड कर रहा हूँ, तो मैं साइकिल ना बना के समझ लो 1,000 लोगों के लिए कार बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि वो कार में ज्यादा बेनिफिट होगा, वो 1,000 लोग 9,000 से ज्यादा बेनिफिट मुझे दे देंगे, ठीक है। तो मैं क्या बनाना पसंद करूंगा, कार। लेकिन जरूरत वहां पे सिर्फ 1,000 लोगों की पूरी हुई, बाकी 9,000 लोग तो ऐसे रहेगा, पैदल घूम रहे, ठीक है। तो अगर सोशलिज्म होता वो तो 9,000 सरकार बोलती कि भाई 9,000 लोगों के लिए साइकिल बनाओ, और पूंजीवादी तो वो अपना प्रॉफिट देखेगा, ठीक है। तो शुरुआत में समाजवादी था हमारा देश, समाजवादी शुरुआत में था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसका झुकाव पूरी की ओर किधर है, पूंजीवादी की तरफ। क्यों, देखिए यार, काम नहीं हो पा रहा ढंग से, पूरा समाजवादी में फिर क्या है, अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी 1991 का दौर, ठीक है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। LPG बोला जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे व्यापार को वैश्विक स्तर पर जोड़ना, देश को वैश्विक स्तर पर कनेक्ट करना, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या, जो पब्लिक है, जो सरकार का, उसको प्राइवेट एंटिटी में देना, प्राइवेट हाथों में देना, अभी भी वही हो रहा है। उससे क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, सरकारी काम जानते हो सरकार लोग, तो प्राइवेटाइजेशन, इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिवनेस बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक। और लिबरलाइजेशन मतलब क्या, उदारवादी मीन्स क्या, आप ज्यादा ही नियम कानून में रखोगे, किसी को ऐसे व्यापार नहीं करना, ऐसे व्यापार नहीं करना, ये टैक्स देना, वो टैक्स देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, दुनिया भर का रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो कहाँ व्यापार कर पाएगा,
नहीं। तो बहुत सारे नियम कानून थे, कुछ बिजनेस ही सेटअप करना था, स्टार्ट करना था, तो इतना उसका पेचीदा प्रोसेस रहता था कि कोई अरे छोड़ हटा नहीं करता, बिजनेस काम ही कर लेता, कहीं जगह नौकरी कर लेता, तो कहीं तो वो सब क्या है, नियम कानून में छूट दिए गए, लिबरलाइजेशन किया गया, उदार किया गया। तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी मानी जाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। लेकिन संविधान में क्या लिखा है कि हमारा देश कैसा है, समाजवादी, समाजवादी है, ठीक है, सोशलिज्म है, बस लिखा बस है, लेकिन अब समाजवादी नहीं रह गया। 1991 से झुकाव उसका किस तरफ था, 1991 से पहले समाजवादी तरफ, 1991 के बाद पूंजीवादी की तरफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मिलता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, अच्छा ये पूछा जाए कि ये समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष एक ही चीज है। किताबों में कभी पंथनिरपेक्ष देगा, कभी धर्मनिरपेक्ष देगा, इंग्लिश में बोला जाता है सेकुलर, ठीक है। ये सारे वर्ड शुरुआत में थे क्या, संविधान के शुरुआत में थे, या संविधान बनने के समय थे, या प्रियम्बल में शुरू से थे नहीं थे, बाद में जुड़ा गया, ठीक है। कब जुड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1946। ये दो चीज याद रखना, बार बार ये चीजें आएंगी। 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब बना, ईयर याद रखना, 4+2 कितना होता है, 1976, राइट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 4+4 कितना होता है, 1970। ये 76 और 78 याद रहेगा, ये याद रखना है, ठीक है। ये याद रखना, इस समय ना इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। ये बताने का कारण है क्या, इंदिरा गांधी कई सारे ऐसे निर्णय ली, कई सारे ऐसे निर्णय ली, मतलब अपने हित में था, समाज के, देश के हित में नहीं था। वो सारे के सारे 42वें संविधान संशोधन 1976 में मिलेंगे आपको देखने हैं। कई सारे फिर उसको पलटा गया, उसके निर्णय को 44वें संविधान संशोधन 1978 में। तो इंदिरा गांधी की सरकार यहाँ पे जा चुकी थी, मोरारजी देसाई की सरकार कुछ सालों के लिए, कुछ समय के लिए आई थी, ठीक है। तो ये जान लो, पहला क्या, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला था। इतने सारे अमेंडमेंट कर दिए गए कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दे दिए गए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान, ठीक है। क्या बोला गया 42वें संविधान संशोधन को, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976, कैसा था, 4+2 6, और 44वां 1978 में 1978। ये बार बार पूछता ना, तो ये इसके साथ कॉम्बिनेशन दे देता, 46 नहीं है, 4+4 8, याद रहेगा, ठीक। अब इसमें बहुत सारे प्रोविजन जोड़े गए, हर चैप्टर में, हर भाग में मिलेगा आपको, प्रियम्बल में भी मिलेगा, 42वें में ये जोड़ दिए, आगे भी मिलेंगे वो भी जोड़ दिए। तो ये मत पूछिएगा कि पहले तो पढ़े थे वहां पे ये सारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान में बहुत सारी चीजें जोड़ी गई, बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गए, चेंजेस लाए गए, ठीक है, अमेंडमेंट किया गया। कौन से में, 42वें संविधान संशोधन 1976। इतना प्रियम्बल के कंटेस्ट में याद रखिए, 42वें संविधान संशोधन से क्या जुड़ा गया, स्पा वर्ड जुड़ा गया। क्या जुड़ा गया, स्पा। कहाँ में जाते हो, स्पा, उस दिन अधूरा रह गया स्पा, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया, याद रखना, स्पा, याद रखना आसान है, स्पा जोड़ा गया। एस से समाजवादी, पी से पंथ निरपेक्ष, ऑब्लिक धर्म निरपेक्ष देंगे तो उसको भी जोड़ेगा, और ए से अखंडता, जो एकता और अखंडता है ना, ए से अखंडता, तो ये 3 वर्ड जोड़ेगा, इस पास से याद रखिएगा, एस से समाजवादी, पी से पंथ निरपेक्ष, ए से अखंडता, ठीक है। समाजवादी का समझ आया, पंथ निरपेक्ष, ऑब्लिक धर्म निरपेक्ष, क्या धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, इसका ये मतलब है कि समाज पंथ से निरपेक्ष रहेगी, धर्म से निरपेक्ष रहेगी, मतलब किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। जैसे कई सारे देश इस्लामिक कंट्री, जैसे पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, लेकिन ये हिंदू देश है क्या, नहीं माना जाता, ठीक है। भारत का कोई धर्म नहीं, यहाँ सभी मजहब के लोग रहते हैं, ठीक। तो ये धर्म निरपेक्ष का मतलब हुआ, पंथ निरपेक्ष या सेकुलर का मतलब हुआ कि भारत देश किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, ठीक है, सभी बढ़ाओ, या किसी एक धर्म को दबाएगी नहीं, सेकुलर जाएगा, सेकुलरिज्म का वही मतलब होता है, ठीक। लोकतंत्र, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, जहां लोग चुन के हैं, जहां राजा चुन के, या लोगों का शासन हो। लोगों का शासन कैसे, हम लोग ही तो वोट करके बना रहे हैं। और एक होता है लोकतांत्रिक, होता है एक होता है राजतांत्रिक, राजतांत्रिक मतलब जहाँ पे राजा का बेटा राजा बनता है, ठीक है, तो वो राजा शासन कर रहा है, यहाँ लोग शासन कर रहे हैं। लोग कैसे शासन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो मोदी जी को हम लोग चुन के भेजे, ठीक है, सांसद चुने, विधायक चुने, ठीक है, वो वहीं जाके शासन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कौन, लोग ही शासन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक, लोगों का शासन, ठीक है, क्लियर।
एक और वर्ड आता है आगे आके, गणराज्य, रिपब्लिक। ठीक है, गणराज्य का मतलब क्या, थोड़ा सा डिफरेंस है। लोकतांत्रिक लोगों का शासन, ठीक है, राजतांत्रिक राजा का शासन। डेमोक्रेटिक क्या, जो उस देश का, किसी भी देश का जो सबसे हेड होगा, यहाँ हेड प्रधानमंत्री को नहीं माना जाता है, प्रेसिडेंट को माना जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को माना जाता है। तो जो किसी देश का सर्वोच्च नागरिक है, सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति को बोला जाता है, सर्वोच्च नागरिक तीनों सेना का कमांडर, ये सब बोला जाता है। ठीक है, तो जो सर्वोच्च नागरिक है वो अगर चुन के नहीं आया तो उसको बोलते हैं रिपब्लिक, सॉरी चुन के आया तो बोलते हैं उसको रिपब्लिक। मतलब वहां पे भी वंशानुगत ना हो, वंशानुगत ना हो, मतलब राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा का, ऐसा नहीं। तो यहाँ क्या, प्रेसिडेंट, ये तो हर साल, हर बार 5 साल बाद चुनाव होता है ना, 5 साल के लिए रहता है किसी भी कार्यकाल। ठीक है, तो 5 साल में चुनाव होता है। तो ये डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक लोगों का शासन। ठीक है, और गणतंत्र मतलब क्या, ऐसा देश का ऐसा पद जो लोगों द्वारा चुन के आया है ना, वंशानुगत ना हो। ठीक है, ये फिर आगे और देखिए न्याय। न्याय में 3 ही शब्द हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको एज इट इज याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए, आगे चल के आप बहुत सारे जैसे डीपीएसपी पढ़ोगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति दे सकता था, उसमें भी कहीं कहीं न्याय वर्ड आ जाएगा। तो पूछता है कि ये न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ कहाँ पे मेंशन है। तो ऑप्शन देगा प्रियम्बल, ऑप्शन देगा डीपीएसपी, ऑप्शन देगा फंडामेंटल राइट, ठीक है, मूल अधिकार। तो जहां जहां दे रहेगा वहां आपको मानना रहेगा। उसके लिए आपको याद होना जरूरी है कि कौन सा न्याय प्रियम्बल में दिया हुआ है, सार न्याय। सार से क्या, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये सारे वर्ड्स को मैं, बंधुत्व बस याद रखिएगा, फ्रांस से लिया गया कंसेप्ट, ब्रदरहुड। ठीक है, बंधुत्व भाईचारा की भावना, स्वतंत्रता, समता, ये सब आपको पता नहीं, जरूरत नहीं। एकता और अखंडता में, अखंडता कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 42 से। और क्या क्या जोड़ा गया था, 3 शब्द, क्या, इस्पात, ऐसे, समाज, इसे, अब जब डीपीएसपी पढ़ाऊंगा तो वापस एक बार फिर से इसमें आएंगे, वापस पेज पढ़ लेंगे, वहां पे भी आके अपना न्याय के बारे में पढ़ोगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय अभी यहाँ पे नोट्स में जरूर मिल गया आपको, लिखा हुआ है, लेकिन जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वहां पे भी दिया हुआ, प्रियम्बल में भी दिया हुआ है। तो ये पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, आगे चलते देखेंगे। उसके बाद कितने प्रकार की आपको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या मिली हुई है, स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5। वी से विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद वहां पे एक और डेट लिखा हुआ है आगे, तो प्रियम्बल में डेट कौन सा मेंशन है आपको याद रहना चाहिए, 26 जनवरी 1950 की 26 नवंबर 1949। तो कुछ प्रावधान को, कुछ प्रोविजन को कब लागू किया गया, 26 नवंबर 1949 को। पूरा का पूरा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो भारत का संविधान पूछे कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। लागू कब हुआ, 49। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, 1950। और ये पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, ये कौन से आर्टिकल में दिया है, 390 याद रखना, ठीक है, 394 में दिया हुआ कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ है। ये फिर आगे एक वर्ड था डैश डैश डैश, इतने दिनांक को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मस्वीकृत करते हैं। अंगीकृत मींस उसको स्वीकार किए, एक्सेप्ट किए, ठीक है, अडॉप्ट किए। अधिनियमित, लागू करना, एनेक्टमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, एक्ट, एनेक्टमेंट, ठीक है। तो एनेक्टमेंट ये हुआ, लागू करना क्या हुआ, ठीक है। और आत्मर्पित, अर्पित करना मतलब सौंपना, किसी को देना, किसको अर्पित कर रहे, आत्म को, तो खुद को दे रहे, ठीक है, खुद को सौंप रहे। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित, ये पूरा का पूरा क्या आपका प्रियम्बल खत्म, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ लोगों ने कमेंट किया, वो कमेंट इंपॉर्टेंट होता है, उसको याद रखना। के मुंशी, मुंशी किसको बोलते हैं मालूम, मुंशी हिसाब किताब, ठीक है, हिसाब किताब। इसने क्या बोला,
अब देखो जो पंडित लोग रहते हैं उन लोग भी हिसाब किताब दुनिया भर का ये इतने में पैदा हुआ ऐसा तो के देखो बुरा देते अल्टीमेटली ठीक है लग जाएगा जॉब। एक महिला का फोन आया था, मैं बता रहा हूँ, इतना बेवकूफ़ बनाते पंडित लोग, मतलब कोई पंडित भाई नहीं तो कई नाराज हो जाओगे नहीं तो ठीक है। तो एक महिला फोन आया सीएससी डेटा इंक्लूडर, मैक्सिमम एज 45 साल है ना, उसके अलावा और है ही नहीं ठीक है। उसका एज ही 47-47 था, लेकिन डेटा इंक्लूडर आया, उसके पति सीएससी में थे, भरने बोले। अब शायद वो नियम कानून हर कोई नहीं पढ़ता ना, कौन पढ़ता है, कंजर लग जाता उतना पूरा। तो ये सोचते कि दूसरे से पूछ लो, खुद ना पढ़ो, खुद मेहनत ना करो, दूसरे से पूछ लो, नहीं रहता जो मैं भी ऐसे कर लूँ ठीक। तो उस महिला को ना, तो मुझे क्या मालूम 45 साल में फ़ोन में थोड़ी ना आवाज़ हमसे समझ आता है कि रुपये लग रही है। तो वो बोली कि हो जाएगा क्या, मैं तो काम ही है बोलना भाई, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट, यही डायलॉग बनाता हूँ उसको ये मानो ठीक है। तो फिर उसको समझ तो नहीं है इंग्लिश में बोला, लेकिन हाँ सब हो जाएगा, लगे हो जाएगा। बाद में फिर अगले दिन फिर फ़ोन की और बोली मैं पंडित को भी दिखाई, और पंडित भी बोला हाथ देख के कि हो जाएगा, इसमें जरूर हो जाएगा, और पूजा वूजा भी कराई, और उसको 5000 रुपये चढ़ावा दे के आई, हो जाएगा, बोले मेरे नाम से पूजा करेंगे, फिर बोला ठीक है हो जाएगा। फिर बाद में मालूम चला उसका एज क्या है, जब वो कोर्स खरीदने को आई, कोर्स खरीद भी ली, उसको फिर पैसा रिटर्न किया, एज बता रही 48। मैं बोला चाहता था मैं भी पंडित के साथ साथ पंडित तो बना ही दिया, मैं भी बना देता ठीक है। 48 साल फॉर्म भरने जाओगे तो नहीं बनाएगा, तो फिर समझ आया। ऐसे ही एक सेक्टर में एक व्यक्ति हैं, वो चेहरा देख के ये बता देते, वो बताते हैं, लिख लेते हैं, ऐसा था तो सुने एग्जैक्ट बता दिए। एक मेरा दोस्त बोला कि एग्जैक्ट बता दिया, मैं भी खुश हुआ, चलो चलते हैं क्या परेशानी है ठीक है। फिर वहाँ जाके देखा ना तो एक साइकोलॉजी होती है और कुछ नहीं ठीक। जैसे कोई महिला थोड़ा ज़्यादा उम्र की लग रही है और उसके मांग में सिंदूर नहीं है, तो क्या शादी का ही प्रॉब्लम होगा, तो क्या देखते ही हाँ ये जानबूझ के पूछेगा कब कब क्या, और ये डेट का कैलकुलेशन होता है मालूम। जैसे मैं बताऊँ मेरा 10 जुलाई 1995 है, वो कैलकुलेशन होता है, तो रीजनिंग में पढ़ते हैं तो मालूम है। तो डेट पूछता था, अच्छा इस बार को पैदा हुई ना मंगलवार को, हाँ ठीक है, मंगल ग्रह आपके सुबह है ऐसा, तो वो खुश रहते रे, बस डेट बताइए और वो बता दिए कि मंगलवार को पैदा हुई। वो तो मैथ्स कर रहा था वहाँ, रीजनिंग मैं भी गया था, तो बहुत लोग पहले देखा, अपना नंबर थोड़ा लास्ट में था, तब तक ऑब्जर्व किया, देखा ये बताया, तो ये तो मालूम था, ये तो मैं भी सीखा हूँ ठीक है। तो डेट पूछे, वो डे बता दिए कौन से डे को पैदा हुई, इंप्रेस हुए। उसके अलावा वो देख रहे हैं जो उस महिला थोड़ी बड़ी उम्र की थी, हाँ शादी का प्रॉब्लम है, हाँ एग्जैक्ट वही है, थोड़े से घर में विवाद है, 2-3 पॉइंट बोल दिए, दोनों में से कोई एक तो कॉमन होगा, सबको यही प्रॉब्लम है तभी तो जा रहे हैं, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ी नहीं जाते ठीक। तो ऐसे जो यंग लड़का है वो भी हो सकता है या तो शादी या तो ज़्यादातर जॉब, अभी बेरोजगारी हर जगह, जॉब को लेकर परेशान हो, सरकारी नौकरी का तैयारी चाह रहे हो कि एक सेटल जॉब हो जाए, जैसे सरकारी नौकरी ऐसे हो जाए, हर कोई सेटल होना चाह रहा है, ऐसे पॉइंट बोल बोल के बेवकूफ बनाते, लास्ट तक आते आते मेरा नंबर आया, फिर मेरा भी वही जॉब के लिए परेशान हो, सरकारी नौकरी लगाना चाहते, मैं बोला नहीं सरकारी नौकरी लग गई, मेरा प्रॉब्लम तो वही था ना, छोड़ने का मतलब, तो समझ आया सबको, बेटा यही टिका रहा था कि बोला ये भी बिजनेस अच्छा है। तो थोड़े दिन बाद देखोगे मेरे को तो सेम नहीं यहाँ के लोगों को कष्ट नहीं हो रहा होगा। तो के मुंशी से याद है, मुंशी वो हिसाब किताब ठीक है, अब हिसाब किताब लेके अब जो हॉरोस्कोप जन्म कुंडली, हॉरोस्कोप बोलता है ना जन्म कुंडली, तो जन्म कुंडली अब उन लोग भी हिसाब किताब करके जन्म कुंडली निकालते, इतने दिन पैदा हुए, इतने बजे पैदा हुए, इतने मूल में पैदा हुए ठीक है, पूरा कैलकुलेशन निकाल देते हैं ठीक। तो के मुंशी इसने क्या बोला, प्रियम्बल इज अ हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जन्म कुंडली है, किसने बोला, के मुंशी। अब ये कमेंट याद रहना चाहिए, किसने आत्मा बोला, किसने भूत प्रेत क्या बोला, वो सब याद रहना चाहिए। तो हॉरोस्कोप जन्म कुंडली किसने बोला, के मुंशी, क्यों वो भी हिसाब किताब करता है मुंशी ठीक है, ऐसे 400 पन्ने रहते थे। पालकी वाला, अब पालकी वाला में से वो पालकी ढोने वाला ऐसे लेट कर सकते हो, एक नाम है एन ए पालकी वाला, उसका नाम छोड़ दो, पालकी वाला याद रखना। पालकी वाला ने क्या बोला, अब सपोज हर चीज का एक आईडी रहता है, परिचय पत्र रहता है, आइडेंटिटी कार्ड, क्या परिचय पत्र, कहीं भी जाओगे परिचय पत्र लगता है, आईडी, तो पालकी वाले के लिए भी क्या लगेगा, आईडी में पालकी वाला ठीक। तो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, किसने बोला, पालकी वाला ने, ये कमेंट्स पूछे जाते हैं याद रखना ठीक। प्रस्तावना संविधान की परिचय पत्र है, किसने बोला, पालकी वाला ने ठीक, इतना क्लियर।
उसके बाद देखिए प्रियम्बल लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? अमेरिका से। और प्रियम्बल की भाषा शैली हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया। मतलब जो भी उसका जो फॉर्मेट है वो ऑस्ट्रेलिया से लिखा, लेकिन लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? अमेरिका से। दोनों को याद रखिएगा, लिखने की प्रेरणा अमेरिका से और भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भाषा शैली, लिया वर्ड से गाली बनता है वो से। ठीक है, तो कैसी भाषा शैली? एक प्रकार की गंदी भाषा शैली है, तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या है? भाषा शैली। बाकी लिखने की प्रेरणा अमेरिका से। ऐसे याद किया उसको। ठीक है, आप भी याद वैसे ही करिए। क्या नहीं में जाना एक्सटेंशन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हो गया आपका प्रियम्बल खत्म। यहाँ तक किसी कोई समस्या? प्रियम्बल ये संविधान सभा में बैठे थे ना सभी लोग। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। 40 से 41 है, 40 संविधान सभा का गठन हुआ। सुन रहे हो? बोल रहा हूँ। तो संविधान सभा के लोगों ने संविधान को बनाया, संविधान के हर एक चीज को बनाया। ये जो संविधान सभा था लिखा किसने? एक उद्देशिका प्रस्ताव था जो जवाहरलाल नेहरू ने बहुत पहले प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 23 उद्देश्य प्रस्ताव बहुत पहले लिखा था, लेकिन ये उद्देश्य प्रस्ताव को एज इट इज उतार दिया गया। कब? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। और एक पॉइंट और बता देता हूँ, जो प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो संविधान में प्रस्तावना वर्ड नहीं दिया हुआ है, संविधान में उद्देशिका वर्ड दिया हुआ है। प्रियम्बल तो इंग्लिश में है, हिंदी में प्रस्तावना नहीं उद्देशिका। हम ऊपर भले प्रस्तावना से रहे लेकिन वो क्या? उद्देशिका शब्द है। ठीक है, और ये जवाहरलाल नेहरू का उद्देशिका प्रस्ताव से ही ये प्रेरित है, समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली सारे संविधान किसने बनाया बोलने से? वो संविधान सभा के लोगों ने बनाया था। ठीक, और किसी कोई समस्या? प्रियम्बल खत्म, आगे बढ़ो। सिटीजनशिप में, नागरिकता में, अभी इसको नहीं पढ़ूंगा, यहाँ व्याकरण वगैरह में पूछा भी नहीं आता। आर्टिकल याद रखना, और नॉर्मली एग्जाम्स में आर्टिकल पूछ देते हैं। ठीक है, 5 क्या था? 5 से 11 संविधान, 5 से 11 में संविधान में कौन सा भाग है? सिटीजनशिप, नागरिकता। 5 में क्या? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत में। 6 में क्या? पाकिस्तान से भारत है। फिर 7 में पाकिस्तान से भारत है। 8वें में भारत की ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन के लोग, कुछ भारतीय मूल के लोग। ठीक है, और आपका 9 में नो एंट्री। आपने खुद से अपने मन से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकारी तो आप यहाँ की नागरिकता ये 9। 10 में क्या है? बने रहना। 10 में बने रहना है, नागरिकता का बने रहना। और 11 में उससे रिलेटेड और किसके पास है? संसद के पास। ये आर्टिकल आपको सिटीजनशिप में याद रहना चाहिए। उसके बाद में फुर्सत मिलेगा तो सिटीजनशिप पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी वापस अपन आते हैं फंडामेंटल राइट में। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। अब मौलिक अधिकार और मानवाधिकार दोनों में डिफरेंस है। मानवाधिकार क्या? जो आपको मानव होने के नाते प्राप्त हो, पैदा हो गए इंसान, तो आपको जो अधिकार मिले मानवाधिकार। लेकिन मौलिक अधिकार क्या? एक देश प्रोवाइड करता है, देश का संविधान प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि आपको ये अधिकार मिलेंगे, अगर इसका उल्लंघन होगा आपके अधिकारों का तो आप कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो मानवाधिकार और मौलिक अधिकार दोनों में फर्क है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स को भारत का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अब मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता है ये सुनो। मैग्ना कार्टा 1215 की बात है, मतलब आज से लगभग 900 साल पहले अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजी राजा ने अपने प्रजा को एक डॉक्यूमेंट दिया, मैग्ना कार्टा, जिसमें क्या उनके राइट्स लिखे हुए थे कि आपको ये अधिकार मिलेंगे, इतना ये नहीं मिलेगा तो बोलना, ये नहीं हुई था बताना, ये नहीं होगा तो बताना सर। तो बस वही मैग्ना कार्टा क्या था, उसमें एक डॉक्यूमेंट था, है ना, एक पेपर वर्क था, उसमें बोला था ये आपको राइट्स मिलेंगे। ठीक है, ये उल्लंघन हो गया तो आप मेरे पास आ सकते हो, तो मेरे को चैलेंज कर सकते हो कि आपने ये वादा किया था और नहीं पूरा किया। ठीक है, तो वो मैग्ना कार्टा, उस डॉक्यूमेंट का नाम था मैग्ना कार्टा। तो भारत का मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट्स क्यों? क्योंकि इसमें भी राइट्स दिए हुए हैं, अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, समझ रहे हो। जैसे मैं बोला ये भारत का, यहाँ छत्तीसगढ़ का गांधी, तो छत्तीसगढ़ का गांधी क्यों बोल रहे हैं? सुंदरलाल शर्मा को बोलते हैं ना गांधी, क्यों? गांधी जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वैसे मैग्ना कार्टा क्या था? एक डॉक्यूमेंट था जिसमें फंडामेंटल राइट्स लिखे होते हैं अंग्रेजी लोगों के, अंग्रेजी प्रजा का। तो ठीक इसी प्रकार फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा क्यों बोला था? क्योंकि अधिकारों का उल्लेख है।
ठीक, इसलिए मैग्ना कार्टा बोला जाता है किसको, फंडामेंटल राइट को। तो फंडामेंटल राइट्स किस भाग को मैग्ना कार्टा बोला जाता है, पार्ट 3 भाग के। अब फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य, ये कहां से लिए गए ये पूछता है। तो फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, ये लिए गए अमेरिका से और ये लिए गया रशिया से। ठीक है, अब ये तो किताबों में भी दिया हुआ, किताब में सब चीज दिया रहता है, याद नहीं होता। ठीक है, लास्ट में अमेरिका रशिया इतने सारे से अलग अलग जगह से कहाँ से लेके बैठे, सब कंफ्यूज जाता है। ये पूरा संविधान ही दूसरे कॉपी पेस्ट है। ठीक, तो अमेरिका और रशिया कैसे रखना, देखो रशिया को रशिया याद न करके रूस याद रखना। ठीक है, रूस। और कुछ भी कर्तव्य कराने के लिए, जैसे हम सरकारी कोई कर्मचारी है, घूस देना पड़ता है। ठीक है, तो घूस से क्या करना, तो कुछ भी उसका कर्तव्य का पालन कराने के लिए मैं कुछ और दूसरा राज्य बोल से याद किया था, कुछ काम करने बोले। ठीक है, तो वैसे याद किया था। बाकी अब आप लोगों को सभ्य भाषा में घूस से याद रखना, कुछ कर्तव्य कराने के लिए भी क्या घूस देना पड़ता है। और बाकी वो फंडामेंटल राइट अमेरिका है, तो राइट्स अमेरिका से, ड्यूटीज रशिया से लिया गया, याद रहेगा। ठीक है, अब आर्टिकल कहां से कहां तक है, 12 से 35। ठीक है, 12 से 35। अब एक क्वेश्चन है, कथन कारण, ज्यादातर यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी पैटर्न क्वेश्चन है। कथन कारण, स्टेटमेंट असर्शन या स्टेटमेंट रीजन। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कथन है भाग 3 भारत का मैग्ना कार्टा है, और कारण दिया हुआ है भाग 3 में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को उल्लेख है। ऐसे प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे बनाना है आपको, बीच में क्योंकि जोड़ देना है। अगर क्योंकि जोड़ने के बाद मैच कर रहा है, उसका रीजन सही मिल रहा है, आंसर सही मिल रहा है, तो दोनों सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी रहता है। जैसे 4 ऑप्शन दिया रहता है, कथन कथन सही है, कारण सही है, कथन कारण दोनों सही है, और कारण कथन की व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है, दोनों गलत है, ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं। तो भाग 3 भारत का मैग्ना कार्टा है, अब क्योंकि जोड़ दो, क्योंकि भाग 3 में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, सही मैच हो रहा है। क्योंकि क्यों बोला था मैग्ना कार्टा, क्योंकि भारत के नागरिकों का अधिकार का उल्लेख है वहां पे। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, ये भी ऑप्शन रहता है। लेकिन कथन कारण सही तो है, एक में दिया लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते, और एक में दिया रहता है जस्टिफाई कर रहे हैं। तो जस्टिफाई करेगा कब, जब उसमें क्योंकि वर्ड जोड़ने के बाद उसका सही रीजन मिले। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखते हैं लाइन से आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 क्या क्या है। इतना समझ आ रहा है, बोल रहा हूँ समझ आ रहा है, दिमाग में थोड़ा कि एकदम लिखा के ही बताना जरूरी है। हाँ चलेगा, इतना ऐसे बोल के समझना। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मौलिक अधिकार की प्रकृति, उसका नेचर निषेधात्मक है कि सकारात्मक है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये है नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, जहाँ ना 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 आए, नहीं वाली भावना नेगेटिव। तो पूरे आप 12 से 35 आर्टिकल देखोगे ना, तो राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा, इनके मौलिक अधिकारों को नहीं छीनेगा, इनके वाक व्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं छीनेगा, शोषण नहीं करेगा, ठीक है, धर्म एवं स्वतंत्रता इसकी नहीं छीनेगा, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनेगा। तो बहुत सारे नहीं 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 शब्द लिखे हैं, इसलिए इसकी प्रकृति क्या है, निषेधात्मक, ठीक है, नेगेटिव है, नकारात्मक है, निषेधात्मक है। ठीक, क्यों नहीं वर्ड जुड़ जाता। ठीक, इसके बाद जो पढ़ोगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब क्या, आपको डायरेक्शन दे रहा है, नीति निदेशक का तो बुलाता है, तो निर्देश दे रहा है आपको। उसमें क्या, राज्य ऐसा करना चाहिए, राज्य को ऐसा करना चाहिए, राज्य को वैसा करना चाहिए, तो वो करना चाहिए, एक प्रकार का पॉजिटिव सेंटेंस फ्रेम कर रहा है। ठीक है, तो वो सकारात्मक है, और ये निषेधात्मक है या नकारात्मक इसकी प्रकृति। ठीक, अब आर्टिकल 12 में क्या दिया है, आर्टिकल 12 में राज्य शब्द का डेफिनेशन दिया है। राज्य ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा, राज्य कौन, ठीक है, तो भारत, ना सिर्फ भारत बल्कि भारत सरकार द्वारा कितने भी जो सपोर्टेड रहते हैं संस्थाएं, कई सारे, जैसे बीसीसीआई भी सपोर्टेड रहेगा। ठीक है, तो भारत सरकार में बहुत सारे डेफिनेशन है, राज्य मतलब बहुत सारे डेफिनेशन है, इसमें भारत सरकार तो आ ही जाता है, लेकिन भारत सरकार से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो सपोज मान के चलो उनसे फंडिंग ले रहा है या कहीं ना कहीं उनका समर्थन है, तो वो भी क्या है, भारत सरकार का मतलब राज्य है। ठीक है, संविधान में राज्य शब्द में वो भी आ जाएगा, तो राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा, तो राज्य में वो भी आ जाता है।
ठीक है। राज्य सब का डेफिनेशन दिया आर्टिकल 12 में, इतना याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 क्या बोलता है? जुडिशियल रिव्यू से याद करा। अब सपोज कोई ऐसा कानून बना दिया गया, संविधान में ऐसा संशोधन कर दिया गया, ऐसा कानून बना दिया गया जो कहीं ना कहीं आपके मौलिक अधिकारों को मतलब हनन कर रहा है, ठीक है, मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। इतने सारे मौलिक अधिकार पढ़ोगे आगे, कोई भी ऐसा कानून आया जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, ठीक है, आपके अधिकारों को छीन रहा है, तो आर्टिकल 13 न्यायालय को ये पावर देता है, न्यायालय को एक पावर देता है, कोर्ट को एक पावर देता है कि वो ऐसे कानूनों का रिव्यू कर सकता है, पुनरावलोकन कर सकता है। ऐसा कानून बन गया तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि बन गया मतलब बन गया, पत्थर की लकीर नहीं, उस पत्थर की लकीर को मिटाया जा सकता है, किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा। तो आर्टिकल 13 ये पावर प्रदान करता है किसको? न्यायालय को, कोर्ट को, कि ऐसा कोई भी नियम कानून जो संविधान में उल्लेखित अधिकारों का उल्लंघन करे, संविधान में उल्लेखित जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स सबको मिले हुए हैं, उनका अगर उल्लंघन करता है तो वो ऐसे सारे नियम कानून को रिव्यू कर सकता है, उसको हटा सकता है, ठीक है। हटा, रिव्यू करा, देखा अगर नहीं लगे, उससे कंपैटिबल नहीं रहा, ठीक है, मैच नहीं कर रहा है, उसको डिलीट कर देगा, हटा देगा, रद्द कर देगा, ठीक है। इतना ये आर्टिकल 13 ये बोलता है। आर्टिकल 13 में क्या? जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक। आर्टिकल 13 ये मैंने बोला कि कोई भी कानून जो उल्लंघन करे, अभी कानून शब्द को भी परिभाषित किया है। कानून भी दो टाइप के, एक है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एक पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। संविधान से पहले बना हुआ प्री, संविधान के बाद बना पोस्ट। और संविधान कब बना? 1949 और 50 वाला, ठीक है। इससे पहले भी बहुत सारे नियम थे जो एज इट इज चले जा रहे हैं, जैसे इंडियन पिनल कोड पहले से चले जा रहा है। किसने लागू किया था मानो? कैनिंग था, कर्जन था, ठीक है, कोई ब्रिटिशर था, गवर्नर जनरल, वहां से चले आ रहा है, ठीक। तो इंडियन पिनल कोड उस टाइम से चले आ रहा है, तो वो भी अगर आपके अधिकारों का हनन करता है तो उसको भी रिव्यू किया जा सकता है, उसको भी हटाया जा सकता है। कितना क्लियर? फिर आर्टिकल 14 से 18 क्या बताया था बताइए? आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। इसको थोड़ा सा बताने के बाद आपको पढ़ने का समय दूंगा, ठीक है, नहीं तो सब ऊपर ऊपर से जाएगा, एक बार देखना भी जरूरी है। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, और इसमें 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल। 19 से 22 में 19, 20, 21, 22 4 आर्टिकल। 25 से 28 में भी 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल, ठीक। 23, 24 में 2 आर्टिकल। तो राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत 4 और 5 आर्टिकल्स हैं, 4 नहीं, ठीक। तो 14 क्या बोलता है? विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। उस दिन एक्सप्लेन कर दिया था इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या, कानून सबके लिए समान रहेगा, लेकिन अगर ऐसा किया जाए तो एक प्रकार से नाइंसाफी हो जाएगी, सबके लिए समान रखने, ठीक है। तो समान संरक्षण मतलब क्या? जैसे कोई पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जैसे भी आर्टिकल अनुच्छेद पढ़ोगे भी आगे 15-16 में, रोजगार का सभी को समान अवसर प्राप्त होगा ये दिया हुआ है, लेकिन कुछ एक वर्गों को रिजर्वेशन दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये माना गया, ये देखा गया कि समाज के उन वर्गों का कहीं ना कहीं उतना प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है। क्यों? एक टाइम में हजारों, 2000, 3000, 4000 साल पहले से कुछ एक वर्ग का क्या था, बोलबाला था, ठीक है, और कुछ एक वर्ग को निम्न स्तर माना गया, रखा गया, उनको दूर रखा गया, चाहे विद्या से ही दूर रखा गया, आप ये ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, ये छूने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, इतने सालों से दबाते चले गए कि उनको एक अवसर ही नहीं मिला कि वो आगे बढ़ पाए, अवसर ही नहीं मिला कि नौकरी में पहुंच पाए, ठीक है। किसी दफ्तर में जैसे जाके देखते थे तो वो कुछ एक वर्ग लोगों का वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलता था, तो उनको आगे बढ़ाना है तो उनके लिए अलग से कुछ न कुछ प्रावधान करने पड़ेंगे, तब जाके वो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। ये तो इतने सालों से दबाया गया है कि उनको अगर हम ऐसे पुश नहीं करें तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कोई हैंडीकैप्ड है, जब मैं उसे एग्जाम्पल दिया था, बैंकिंग एग्जाम देने जाओगे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है 20 मिनट, हैंडीकैप्ड जो रहते हैं उनको 20 मिनट मिलता है, जो ब्लाइंड रहते हैं 20 मिनट मिलता है, तो वो तो नहीं देख पा रहे ना, जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आप तो सभी सेंसेस का यूज कर रहे हो, आंख से देख भी रहे हो, ठीक है, वो तो नहीं देख पा रहा है, वो तो कोई बोल के सुन के बताता है उसको, तब वो लिख पाता है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी बोलो कि नहीं आपके लिए भी 60 मिनट, तो उसके लिए तो नाइंसाफी है, तो उसके लिए क्या हम एक उसको पुश करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा टाइम देके उसको बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा, बराबर में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। अब ये भी पूछा जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ किससे लिया ये कंसेप्ट, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किससे लिया गया?
समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता किससे लिए है, और विधि के समान संरक्षण ये किससे लिए है, ये भी पूछता है। फंडामेंटल राइट किससे लिया गया था, और ड्यूटी कर्तव्य को करने रूस, ठीक है, रशिया। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको कैसे अलग करूं? अमेरिका पावरफुल कंट्री है, अब ब्रिटेन नहीं रहेगा, ब्रिटेन तो और टूट टूट के छोटा हो गया, ठीक है, ब्रिटेन तो एक लिया गया ब्रिटेन से, एक लिया गया अमेरिका से, लेकिन वो ब्रिटेन और अमेरिका कैसे याद नहीं आता, लास्ट टाइम में जब याद आना चाहिए तब याद नहीं आता, तो कैसे रखना? अब अमेरिका इतना बड़ा कंट्री है तो सबका प्रोटेक्शन कर सकता है और संरक्षण कर सकता है, करता भी है छोटे छोटे देशों का, ठीक है, तो प्रोटेक्शन कौन देता है? अमेरिका। अब ब्रिटेन की पावर नहीं है कि वो प्रोटेक्शन दे सके, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ लाया गया ब्रिटेन से, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन संरक्षण किससे? अमेरिका से। ये कंसेप्ट कहां से आया? अमेरिका से। तो ये बात याद रहेगी, ध्यान रखना, इतना क्लियर है। फिर आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 बोलता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार से धर्म जलज के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। धर्म जलज, पहला पॉइंट ये बोलता है धर्म जलज के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। धर्म जलज है, ध से धर्म, माँ से मूल वंश, ज से जाति, जन्म स्थान भी है, ल से लिंग, और जाति जन्म स्थान। ज दो बार आ रहा है, एक है जाति और एक है जन्म स्थान, ठीक है। एक मूल वंश, वो जो लास्ट ओरिजिन बताया ना, उसका मतलब था उद्भव। जो आर्टिकल 16 में एक और ओरिजिन है उद्भव, और एक विकास, उद्भव सॉरी उद्भव रच लिया था, निवास और एक उद्भव, ठीक है, ओरिजिन मतलब उद्भव, और ये मूल वंश, ये दोनों डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है जो मुझे भी नहीं मालूम, ठीक है। तो धर्म जलज के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, कौन बोलता है? आर्टिकल 15 में भी 15 बोलता है कि धर्म जलज के आधार पर नहीं है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर, मतलब कोई महिला है पुरुष है इस आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं, ठीक है। इस जाति का उच्च जाति का, नीचे जाति का, उस आधार पे भेदभाव नहीं, ठीक है। जन्म स्थान ये साउथ इंडिया में पैदा हुआ, नॉर्थ इंडिया में पैदा हुआ, या किसी पर्टिकुलर प्लेस में पैदा हुआ, इस आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं, ठीक है। धर्म, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, इस आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। क्या बोलता है, कौन बोलता है? आर्टिकल 15 का भी एक, अब याद रखिए 15 आर्टिकल 15 क्या बोलता है? हमारे जितने भी सार्वजनिक स्थान है, तालाब, कुएं, खेलने का मैदान, वह समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से खुले होंगे, वहां किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे एक टाइम था कि ये कुएं का ये पानी नहीं पियेंगे, है ना, या कोई पी दिए तो फिर वो शुद्धिकरण करवा से दुनिया भर के नियम कानून थे, ठीक है। तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं रहेगा। सामाजिक जितने भी चीजें हैं, चाहे तालाब हो, कुएं हो, सार्वजनिक स्थल हो, वहां पे भी सभी के लिए, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, वहां सभी वर्ग के लिए खुले रहेंगे, ठीक है। तो ये 15(2) बोलता है। 15(1) क्या? धर्म जलज के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) क्या? सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक कुएं, तालाब, सभी के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। आर्टिकल 15(3) क्या बोलता है? 15(3) आर्टिकल 15(3) बोलता है कि राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, महिलाओं और बच्चों के लिए, ठीक है। अब ये समझ लो, इसका अपवाद बोल लो या जो बोलना चाहो बोल लो, ये उसको प्रावधान दिया गया कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है और करेगा तो उसको संविधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं कि भेदभाव नहीं करेगा। अब बोलोगे कि महिला और बच्चा देख के आप भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है, महिला पुरुष में महिला को भेदभाव कर रहे हो। छोटी सी एग्जांपल, जैसे बस में सीट दे देते हैं, सामने ये महिला बोगी है, पुरुष के अलग से कोई पुरुष बोगी नहीं, फिर ऐसे देखोगे एक नजर में तो वहाँ पे तो भेदभाव हो गया, ठीक है। लेकिन वहाँ प्रोविजन डाल दिया आर्टिकल 15(3) या कोई केस मत करे। इस वजह से क्या 15(3) में ये बोल दिया गया है कि सरकार चाहे तो, राज्य चाहे तो महिला और बच्चों के साथ उसके लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकता है, ठीक है, विशेष प्रावधान कर सकता है। तो वो भेदभाव नकारात्मक भेदभाव नहीं होता, वो भेदभाव सकारात्मक भेदभाव होता है, ठीक है। जैसे आगे जब आर्टिकल 16 पढ़ोगे तो उसमें भी पढ़ोगे रोजगार का समान अवसर सभी को मिलना चाहिए। फिर क्या जनरल वाले आपत्ति जताते हैं कि हमको तो रिजर्वेशन नहीं मिलता, रिजर्वेशन भी इनको दिया गया तो फिर भेदभाव है। तो एक प्रकार का नकारात्मक भेदभाव नहीं है, सकारात्मक भेदभाव है। जैसे अगर किसी परिवार में 5 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें एक बच्चा थोड़ा मंद बुद्धि है ना, अब माँ को उसको एक्स्ट्रा देखभाल करना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा। वो बड़ा हो जाएगा तो भी देखना पड़ेगा कहीं जाके कूद मत दे, पानी में डूब मत जाए, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ऐसा हरकत ना कर दे, कुछ अपने आप को नुकसान मत पहुंचा ले, ठीक। उसको तो ज्यादा प्यार देना पड़ेगा ना, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा केयर करना पड़ेगा उसका, ठीक है। तो वो बोलोगे कि भेदभाव है बाकी बच्चों के साथ, तो भेदभाव नहीं है, भेदभाव है, लेकिन वो कैसा भेदभाव है? सकारात्मक भेदभाव। ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी को
समाज में ऊंचा स्थान दिलाने के लिए, बराबरी का स्थान देने के लिए अगर भेदभाव करें तो वो भेदभाव कैसा भेदभाव है? सकारात्मक भेदभाव। तो फिलहाल 15(3) में क्या बोला कि राज्य चाहे तो महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है, उसको भेदभाव नहीं माना जाएगा, और भेदभाव है तो फिर वो सकारात्मक भेदभाव है। तो 15(1) में क्या धर्म जज के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा क्या, सभी स्थल, सार्वजनिक स्थल सभी के लिए खोले जाएंगे सभी वर्ग। 15(3) में महिलाओं और बच्चों के लिए बना सकती है। यही सब आर्टिकल का बेस बनाकर एक लेडी है ना जो मंदिर में प्रवेश दिलाने का काम करती है, शनि सिंगनापुर में भी या किसी भी केरल के कुछ मंदिर में महिलाओं की एंट्री नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शन है, तो इसी आर्टिकल्स को आधार बना के वहाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है। सुप्रीम कोर्ट को भी सोचने में मजबूर बन जाता है, मजबूर हो जाते हैं। 15(3) ये फिर आर्टिकल 15(4) में क्या दिया हुआ है, इसको पढ़ने से पहले एक केस पढ़ना पड़ेगा। चंपकम दो राय राजन चंपकम दो राय राजन वर्सेस मद्रास स्टेट। मद्रास मतलब पहले का तमिलनाडु, अभी का तमिलनाडु, पहले का मद्रास। तो मद्रास स्टेट था, यहाँ की एक लड़की थी, यही नाम था चंपकम दो राय राजन, होशियार थी पढ़ने में। और वहाँ क्या है, कम्युनल ऑर्डर निकला होता। कम्युनल ऑर्डर मतलब सांप्रदायिक आदेश। उसमें क्या अलग अलग जाति के लिए रिजर्वेशन था, सीट्स दे के रखे हुए थे, ठीक। तो उसमें क्या ये इस आधार पे कि शैक्षणिक संस्थान में या नौकरियों में, ठीक है, आपको समान अवसर प्रदान किया जाएगा, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 15(16) में। ये बोल के ये मैडम ने चैलेंज कर दिया। क्यों चैलेंज किया? क्योंकि इसको इनसे कम मार्क्स वाले सीट्स ले लिए, मेडिकल में एंट्री मिल गया, इनको सीट नहीं मिला, ठीक है। तो ये क्या कोर्ट में घसीट दी। अब कोर्ट में घसीट दी तो कोर्ट को मानना पड़ा, क्यों संविधान में लिखा हुआ है कि हाँ ये भेदभाव नहीं किया जाता। तो क्या किए कि इस कम्युनल ऑर्डर को रद्द कर दिया। किसने? कोर्ट ने, ठीक है, कोर्ट ने रद्द कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और ये मैटर है 1951 का, ठीक। तो लेकिन राज्य को देना था, रिजर्वेशन देना था, सीट्स प्रोवाइड करने थे। सेकेंड एजुकेशन में इंस्टीट्यूशन में भी रहता है ना, ITI IIT ये सब में रहता है, सीट्स तो रहते हैं। ST SC OBC के लिए सीट्स रहते हैं। तो यहाँ पे सीट्स देना जरूरी था, ऐसा तमिलनाडु की सरकार ने, मद्रास सरकार ने जरूरी समझा, ठीक है, या पूरी संसद ने जरूरी समझा कि ऐसे में तो हर कोई केस करते बैठ रहेगा। तो एक पहला अमेंडमेंट किया गया 1951 में, और संविधान सभा ने संसद के रूप में काम करते हुए प्रथम संशोधन किया और भारतीय संविधान में एक शेड्यूल जोड़ा, 9वीं अनुसूची। प्रथम संशोधन के अंतर्गत और भी कैसे क्या जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची। अनुसूची टोटल अभी वर्तमान में 12, शुरुआत में 8 थे। एक 9वीं अनुसूची डाल दिया गया। 9वीं अनुसूची क्या था? 9वीं अनुसूची में जो भी मैटर होंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, ये बोल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, इसलिए 9वीं शेड्यूल, नए शेड्यूल लाया गया था। और जब शेड्यूल पढ़ेंगे तो डिटेल में देख लेंगे क्या था। उसमें भी बोला गया कि इस पर्टिकुलर डेट से पहले अगर था सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा, इसके बाद अगर है तो देख सकता है। ऐसे कई सारे प्रोविजन है। फिलहाल ये जानो कि वहीं से चंपकम दो राय राजन वाले मैटर से ही पहला संविधान संशोधन लाने में मजबूर हुआ संसद लाया 1951 में पहला संविधान संशोधन। उसमें क्या बोला? एक 9वीं अनुसूची डाल दिया गया। और 9वीं अनुसूची क्या था? इसमें जितने भी मैटर है वो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। इसको मैटर, इस 9वीं शेड्यूल में जो भी मैटर डाल दिए उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा पहला कॉन्स्टिट्यूशन में 9वीं शेड्यूल में जोड़ा गया, ठीक है। और चंपकम दो राय राजन ने ये लाया। अब फिर क्या किया? 15(4) में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं था 15(4), लेकिन अमेंडमेंट करके 15(4) को जोड़ा गया। और 15(4) में क्या लिखा गया कि राज्य चाहे तो, अभी तक नहीं था, अब डाल दिया गया 15(4। क्यों? वहां पे सीट्स दे रहे थे और उसको चैलेंज कर दिया गया था और वो रद्द करना पड़ा। तो एक 15(4) पहले संविधान संशोधन के द्वारा 15(4) को भी जोड़ा गया। 15(4) में क्या बोला गया कि राज्य चाहे तो ST SC और पिछड़े वर्ग, समाज के अन्य पिछड़े वर्ग जो हैं, ST SC और समाज के अन्य पिछड़े वर्ग जो हैं, उनके लिए चाहे तो क्या शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन कर सकती है, ठीक है। भेदभाव कर सकती है, लेकिन भेदभाव कैसा होगा? सकारात्मक भेदभाव होगा, ठीक है।
तो राज्य एसटी तथा समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रदान राज्य कर सकता है चाहे तो, ठीक है। तो 15/4 ये संविधान के शुरुआत में नहीं था, 15/3 तक था, 15/4 तक नहीं था। 15/4 जोड़ा गया किससे? पहले संविधान संशोधन 1951 से। पहले संविधान संशोधन 1951 से बहुत सारी चीजें जुड़ी गई, जैसे 42वां से जोड़ा गया ये, ऐसे पहले संविधान संशोधन से भी जुड़ा गया, तो एक मैटर ये भी जुड़ा गया था 15/4 में, ठीक। देखिए अभी वाला रिजर्वेशन सिस्टम चल रहा है, यही वाला 15 यही 15/4 एजुकेशन में 15/4 और जॉब में बोलोगे 16/4 मिलता है। जो सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलता है वो 16/4 बात करता है, और 15/4 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 4, और हायर एजुकेशन वाला 15/5 है, जस्ट इसके आगे का पॉइंट। हायर एजुकेशन 15/5 की बात करता है। ये जो 15/4 है वो नॉर्मल एजुकेशन है, और हायर एजुकेशन जैसे IIT क्या है, हायर एजुकेशन है, तो 15/5 उसकी बात करता है। अब हायर एजुकेशन के IIT, एम्स, IIM ये सब हायर एजुकेशन के अंदर, क्योंकि जब ये 15/4 जोड़ा गया तो नॉर्मल एजुकेशन के लिए था। हायर एजुकेशन में भी रिजर्वेशन देने की बात कही गई, तो उसके लिए मनमोहन सिंह सरकार द्वारा 1993 में शायद 2006 में 93 तो वो है अमेंडमेंट है, 93 संविधान संशोधन 2006, 93 संविधान संशोधन 2006। इसमें क्या एक और आर्टिकल जोड़ा गया 15/5 में। अब क्या हो गया है, हायर एजुकेशन में भी IIT, IIM, एम्स ये सारे इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन हो सकता है। ये 15/5 जोड़ा गया है। 15/4 15/5 में डिफरेंस क्या? 15/4 सामान्य शिक्षा नॉर्मल एजुकेशन की बात करता है, और 15/5 हायर एजुकेशन की बात करता है। सिमिलरिटी क्या है? तो दोनों शिक्षण संस्थानों के में आरक्षण की बात करते हैं, और दोनों ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे, ठीक है। कितना क्लियर? इतना देखिए एक बार। हाँ मालूम है ना, एक चैनल पे मेरे को भी कॉल किया नहीं, हाँ वो भी बोला ऐसा कुछ नहीं, बस किसी में नहीं करते हैं, करते हैं तो आते हैं सारे हम पढ़ने की लोग आ जाते हैं, कैसे करते हैं बैठे रहते कुछ नहीं कर रहे, बैठे रहते हैं ऐसे ही सारा बोलते और ऐसा लगता है कि जब वो बना रहे हैं लेकिन बनाता कुछ नहीं, अपने से सॉल्व करता है अपने से आंसर बताता है। तो आप गए रिस्क नहीं लेता जहाँ पर पकड़ा हुआ है। वो बताता ना कुछ तो बताता वो क्यों, तो वही कोड डिसाइड कर सकते थे ना, जैसे मैं ऑप्शन A है, B है, C है, तो उसी में मैं कुछ बोलने का टोन से ऐसा बोल देता कि भाई ऑप्शन C है, तो C बोल नहीं कर कोई दिखता भी नहीं। बहुत लोगों का देखना है
ये लोगों को दिखता है उन लोग का पूरा बना रहता है, 90% का बना रहता है, उन लोग अकेले चलते हैं, अकेले आते हैं, 90% और अकेले बात नहीं आते हैं, अकेले बन जाता हो सभी कैसे अभी तो अकेले जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी से टकरा नहीं रहे हैं। यहाँ आके बैठो बोलोगे तो वहीं जाके बैठेगा बिना किसी को पूछने से हल्का दिखता है। सब तो गिर गया। आसपास क्या है कि सबसे खत्म कर सके जो वीडियो ये अभी बताऊंगा जहाँ तक है कुछ ढेर जैसा लिखने का शुरू से लेके अभी तक है हाँ रोज ही निकल जाता ना उसका एग्जाम आप जाते थे चले जाएगा। जो आपने पूछा डेफिनेशन अभी वाला बोल रहे हैं मतलब ईडब्ल्यूएस वाला बोल रहे हैं एजुकेशन रिजर्वेशन पूछे ना अच्छा हाँ 15 और 16 अभी 10% भी जो है ना अभी अभी आया नहीं है ओबीसी वाला नहीं ओबीसी नहीं ईडब्ल्यूएस 10% बोले ना सब जगह लागू नहीं है कि हम कैसे छत्तीसगढ़ से कि वो स्टेट के ऊपर है कि देना है तो दो नहीं तो ना ऐसा कुछ है कि इसमें प्रावधान ईडब्ल्यूएस बनता है ना पता नहीं कहाँ बनाते हैं यार ध्यान नहीं ये फॉर्म पर फिलअप तो दिखाते रहता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है ना हाँ छत्तीसगढ़ में भी तो है मिल जाए कहाँ दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में किसी भी पोस्ट में है ना कहाँ अभी तक निकला है किसी पोस्ट में डाक वगैरह तो उसमें दिखाता है। या तो सेंट्रल में है सेंट्रल स्टेट का कहाँ है फूड वूड में कहाँ है जब टर्म तो आ चुका है ये सब आ चुका है फूड में है फुल रिसर्च है अच्छा उसमें एक चीज़ और पढ़ लेना 15 आर्टिकल फिर खत्म कर लेंगे अभी क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कई लोग जैसे ब्राह्मण वर्ग के ही हैं या उच्च वर्ग के ही हैं फिर भी गरीब हैं तो उनको एक वर्ग में रखा गया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 103 अमेंडमेंट आया 103 अमेंडमेंट आया उससे क्या 10% रिजर्वेशन दिए किसको इकोनॉमिक वीकर सोसाइटी में सेक्शन को 15(6) आर्टिकल डाल के 15(6) और जॉब में डाले 16(6) में ठीक है इसको ध्यान रखिएगा 15(6) जब उसको नोट करोगे ना नोट तो किए नहीं वो सब मोबाइल वगैरह से देख के नोट करना है और उसमें 15(6) भी लिख लेना नीचे ठीक है 15(6) डैश करके अमेंडमेंट 103 नंबर का अमेंडमेंट लिख लेना पढ़िए जल्दी इतना पूछूंगा चलिए याद बात थोड़ा और शुरू से मिस मत किया करो ना शुरू का जल्दी आया करो आंटी में हालत खराब हो जाता है आगे तक मेरा पास ही चलिए शुरू से क्या मिस करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा शुरू का मिस हुआ मतलब सबका आगे का भी मिस अब इधर ध्यान दो बोलता हूँ बंद करो ना भाई
इससे क्या जैसे शुरू का छूट जाए ना तो वीडियो तुरंत अपलोड कर दे रहा हूँ, तो उससे क्या देख के आप पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ 10 मिनट मिस किए, अब मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ? दूसरे आते रहता है। ठीक है, शुरू का मिस मत करिए। फिर से एक क्विक रीजन बताता हूँ। प्रियम्बल पढ़ के आने बोला था, हम भारत के लोग से क्या मालूम चलता है? दो बात मालूम चलता है। पहला कि सर्वोच्च कौन है? भारत के लोग हैं, भारत की जनता सर्वोच्च है। और संविधान का स्रोत क्या है? भारत की जनता। भारत को एक कैसा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु का मतलब क्या होता है? किसी के अंडर पे काम नहीं करेगा, डिसीजन खुद लेगा, किससे डील करना किससे नहीं करना सब भारत खुद लेगा। संप्रभु संपन्न। समाजवादी था, समाजवादी मतलब बोला ऐसा लिखा हुआ है, अभी तक झुकाव भले पूंजीवादी तरफ है, लेकिन समाजवादी समाज की भलाई के लिए काम करेगा। ठीक है, रिसोर्सेस सरकार के हाथों में रहेंगे। ठीक, समाजवादी धन बीच मतलब क्या? किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। ठीक है, सभी धर्मों को बराबर मानेगा। ठीक है, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। और फिर लोकतंत्र मतलब क्या? लोगों का शासन। डेमोक्रेटिक मतलब क्या? देश का हेड चुन के आएगा, ना कि राजा का बेटा राजा है ना। तो यहाँ देश का हेड क्या? राष्ट्रपति, उसका चुनाव होता है, जितना क्या। उसके बाद न्याय प्रदान किया गया है, सार न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और स्वतंत्रता प्रदान किया गया है, बढ़वा। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, स्वार्थ, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता ये प्रदान किया गया। उसके अलावा कब लागू किए गए? 26 नवंबर 1949। और पूर्णतः कब लागू किया गया? गणतंत्र दिवस मनाते रिपब्लिक डे। ठीक, और इसमें क्या था? अंगीकृत मतलब स्वीकार करना, आत्मर्पित करना मतलब खुद को देना, और एनेक्टमेंट लागू करना। ठीक है, अंगीकृत अधिनियम उसको लागू करते हैं आज से। किस दिनांक से? 26 नवंबर 1949 लिखा हुआ है। आज दिनांक एतद द्वारा को लागू करते हैं, अंगीकृत अधिनियम आत्मर्पित करते हैं। ये पढ़े थे, ये प्रियम्बल आप खत्म होता है। एक हॉरोस्कोप किसने बोला? ठीक है, मुंशी। और परिचय पत्र किसने बोला? पालकी वाला। प्रियम्बल की भाषा शैली कहाँ से है? और लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? फिर ये खत्म हुआ। फिर आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकार में है। सबसे पहले मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार किससे लिए? कौन से देश से? रशिया से। क्या लिए? कर्तव्य। ठीक है, मौलिक अधिकार में 12 से 35 आर्टिकल है। आर्टिकल 12 क्या बोलता है, क्या बताता है? आर्टिकल 12 राज्य का डेफिनेशन। आर्टिकल 13 क्या? जुडिशियल। मतलब कोई भी ऐसे कानून, कोई भी ऐसा लॉ जो आपके संवैधानिक अधिकारों को छीने, मौलिक अधिकारों को छीने, वो उसको क्या कर सकता है? जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, उसको हटा सकता है। ये आर्टिकल 13 होता है। आर्टिकल 13 में लॉ शब्द डिफाइंड है। ठीक है, लॉ शब्द का डेफिनेशन है आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी आता है। 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। तो 14 में क्या होता है? समता, विधि का समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। और समान संरक्षण कौन प्रदान करेगा? अमेरिका। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या बोलता है? 15 में लगातार 6 पॉइंट है। 15(1) क्या? धर्म जलज के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। फिर सेकंड क्या? सार्वजनिक स्थल सभी के लिए खुले रहेंगे, सभी वर्गों के लिए। ठीक है, 15(3) क्या? राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। 15(4) और 15(5) और 15(6) जोड़े गए बाद में। 15(4) पहले अमेंडमेंट से जोड़ा गया। 15(4) में क्या बोला गया? शिक्षा संस्थान। 15(5) में हायर एजुकेशन। और 15(6) अभी क्या है? 103वां। ठीक है, 103 103rd अमेंडमेंट। ठीक है, ये लागू हुआ। ठीक है, 103rd अमेंडमेंट कब? 2020 की बात है, 2018-19 जो भी हो। 103rd अमेंडमेंट आया। उसमें क्या कि ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी के, मतलब जो किसी कैटेगरी में नहीं, वो जनरल में आ जाते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी। उसमें भी अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, उसका क्राइटेरिया अपना इतना इनकम नहीं होना चाहिए, इतना एकड़ खेत नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा क्राइटेरिया, वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको 10% रिजर्वेशन के हकदार होंगे, एजुकेशन फील्ड में भी और सरकारी नौकरी में भी। तो एजुकेशन वाले में 15(5) तक खत्म था, 15(6) भी जोड़ा गया। और वहीं जब 16 में जाओगे तो 16(6) में जुड़ा गया ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन। तो 15(6) में 10% रिजर्वेशन दिया गया किसको? ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या सोसाइटी। ठीक है, ईडब्ल्यूसी है क्या? एस है, ईडब्ल्यूएस एस आर्थिक पिछड़े लोग।
फिर आर्टिकल 16 देखते हैं। आर्टिकल 16 क्या, ये बोलते हैं आर्टिकल 16 की रोजगार का अवसर सभी के लिए बराबर रहेगा, सभी को मिलेगा, और राज्य क्या नहीं करेगा, किस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, डिफरेंशिएट नहीं करेगा। धर्म जन्मोत्सव था ये, साथ में ओरिजिन और रेसिडेंस भी आ जाता है। ओरिजिन मतलब उसका उद्भव और रेसिडेंस मतलब निवास, ठीक है, इस आधार पर नहीं करेगा भेदभाव। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 16, ठीक है। आर्टिकल 16(2) में क्या था पता नहीं, 16(3) से बताता हूँ। राज्य चाहे तो निवास के स्थान पर, निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है। 16(3) जैसे वो महिलाओं बच्चों के लिए था, या चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है। जैसे कई बार होता है देखना आमतौर पर, जैसे कोई प्लांट फैक्ट्री वगैरह बनता है तो ज्यादातर क्या प्रावधान रखा जाता है कि आसपास के लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आसपास लोगों की, उनके ही जमीन को छीन के आप वहाँ पे प्लांट बना रहे हो या कोई फैक्ट्री बना रहे हो, तो रोजगार के अवसर किसको मिलने चाहिए, आसपास के लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए, ठीक है, उनका ही रिसोर्स है, उन्हीं लोगों का जमीन है, तो ऐसा किया जाए। तो अगर ऐसा लगे कि किसी पर्टिकुलर एरिया के लोगों को आगे बढ़ाना है, वहाँ के लोगों को अवसर प्रदान करना है, तो सरकार चाहे राज्य चाहे तो निवास के स्थान पर, ठीक है, निवास के स्थान पर रेसिडेंस के आधार पर क्या प्रोवाइड कर सकता है, रिजर्वेशन दे सकता है, ठीक है, भेदभाव कर सकता है, वो चलेगा, ठीक। लेकिन इस संबंध में कानून कौन बनाएगा, सपोज छत्तीसगढ़ के कोई निवासी है, उनको आगे बढ़ाना है, किसी जॉब में उनको प्राथमिकता दी जा रही है, तो ये कानून छत्तीसगढ़ की विधानसभा नहीं बनाएगी, भारत सरकार बनाएगी, ठीक है। उस संबंध में कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा, ना कि विधानमंडल, संसद बनाएगा, ठीक है, मतलब लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति साइन करेगा तो होगा ये, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ 16(3) में कि राज्य चाहे तो किसके आधार पर भेदभाव कर सकता है, निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है, लेकिन इस संदर्भ में कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा, ठीक। जैसे एक जगह प्रोविजन है कर्नाटक में 371(j) में, कर्नाटक के लोगों को अधिकार मिला हुआ, कुछ एक रीजन है कर्नाटक हैदराबाद रीजन के संदर्भ में, वहाँ के व्यक्तियों को नौकरी में प्राथमिकता दी जा सकेगी, ऐसा नियम बोलता है। फिर 16(4) क्या होता है, यदि राज्य को ऐसा लगता है कि समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं, या ऐसे लोग जिनकी सरकारी नौकरी में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन उन लोगों का ज्यादा नहीं है, उनके लिए सरकार आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। तो जो आरक्षण मिला हुआ है वो इसी बेसिस पे मिला हुआ है। और इसी में एक और आर्टिकल 340 है जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को पहचान करती है, उससे रिलेटेड बना हुआ है। पिछड़े वर्ग के लोगों को पहचानने में कौन है पिछड़े वर्ग के लोग, कोई तो मालूम चलना चाहिए, उससे रिलेटेड आर्टिकल है 340। फिलहाल 16(4) में क्या, नौकरियों में आरक्षण दे सकती है जो पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है। अब पिछड़े हुए लोग ST SC को तो मिलता था, OBC को शुरू से आरक्षण नहीं था। जो OBC को आरक्षण मिल रहा था 27%, सेंट्रल में 27% जो आरक्षण मिलता है शुरू से नहीं मिल रहा था, उनको बाद मिला है। क्या हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार थी 1976, फिर जस्ट उसका कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आई, 1-2 साल के लिए थी, फिर चेंज हो गया, फिर इंदिरा गांधी आई, तो बीच में बस मोरारजी देसाई आई। तो एक केलकर आयोग था, राजा कालेलकर आयोग, उसने बोला कि अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना चाहिए, नौकरियों में भी और पढ़ाई में भी, ठीक है, आरक्षण देना चाहिए। किसने बोला, कालेलकर ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। तो रिपोर्ट प्रस्तुत की, इंदिरा गांधी ने मना कर दिया, ठीक है। फिर मोरारजी देसाई आए, तो उन्होंने फिर से एक आयोग बनाया कि मैं लागू करूंगा, मैं दूंगा रिजर्वेशन, ठीक है। तो एक मंडल आयोग बनाया, बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक मंडल आयोग बनाया। उस मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, उसने भी बोला कि आरक्षण देना चाहिए अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को, ठीक है, ताकि वो भी समाज में बराबरी का स्थान पा सके, ठीक। तो मोरारजी देसाई लागू करने ही वाले थे कि फिर उनकी सरकार चलेगी। अब कौन आ गया था, इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी बोले दूसरे का रिपोर्ट वो थोड़ी मानेगी, नहीं मानी, नहीं लागू की, ठीक है। और उसको वैसे भी बहुत वोट बैंक थे उसके पास। जैसे फिर आए वीपी सिन्हा, विश्व प्रताप सिंह, वीपी सिंह, प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, विश्वनाथ सिंह प्रताप, ठीक, या विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये क्या किए, देखे कितना पॉपुलेशन है इंडिया में ओबीसी लोग का 54%, और बोला आरक्षण देने की बात की जा रही 27%। बोला अगर मैं 27% आरक्षण दे देता हूँ तो जो 100 में से 54 वोट तो मुझे मिल जाएंगे, जब मेरे फेवर में काम करेंगे। तो ये वोट बैंक का राजनीति था। तो ये आती मंडल आयोग को लागू कर दिया 1990 में आए, 90 में ये लागू कर दिया। 1990 में विश्वनाथ प्रताप की सरकार बनी और मंडल आयोग की सिफारिशों को
लागू कर दिया और ओबीसी को कितना परसेंट आरक्षण दिया? 27%। मतलब 54% अगर आबादी है तो उसका आधा 27% को आरक्षण दे दिया गया। अब ये बात क्या हुआ, इस दोनों प्रकार के आरक्षण को, जनरल को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। ओबीसी और जनरल को आरक्षण दिए जाने पर एक इंदिरा साहनी वाद का मामला आता है। ओबीसी को आरक्षण दिए 27%, और क्या आर्थिक वर्ग के जो पिछड़े लोग थे, अभी जो मिला है वो पहले भी जनरल वाले को भी आरक्षण दे दिए। तो ये मैटर गया कहाँ? कोर्ट में। किसने चैलेंज किया? इंदिरा साहनी। इंदिरा साहनी वाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार का मामला है। मामला गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने ये जो ओबीसी को आरक्षण मिला था उसको सही ठहराया, बोला कि ठीक है ओबीसी आगे पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन ये आर्थिक पिछड़ापन वाला जैसे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जो भी दिया ना ईडब्ल्यूएस से आर्थिक पिछड़ा जैसे कुछ नहीं, उसको रद्द कर दिए और लागू क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वाला आरक्षण। फिर अभी जाके एक 2018 या 2019 में मेरे से ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला हुआ 10%। तो ये था 16/4 और इंदिरा साहनी वाद और विश्व यूनियन ऑफ इंडिया का वाद। ये मालूम चलेगा, याद रहेगा, इंडिया साहनी वाद ओबीसी वाले आरक्षण से ये रिलेटेड है। इतना क्लियर। और साथ में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। तभी अभी छत्तीसगढ़ में देखना ओबीसी को वो भी वोट बैंक की राजनीति के लिए। अब क्या वहाँ के नेता उनके इर्द गिर्द सारे प्रशासनिक अधिकारी घूमते रहते, क्या उनको संविधान का नॉलेज नहीं होगा? होगा, ठीक है। मालूम था कि ओबीसी को रिजर्वेशन दे देंगे, 50% से ऊपर रिजर्वेशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो कोर्ट में मामला जाएगा और रद्द हो जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% हो सकती है, उससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिले तो बचेगा क्या? फिर सब रिजर्वेशन दे दोगे तो नहीं बचेगा। तो 50% तक ही रिजर्वेशन, बाकी 50 तो मुक्त रहता है ना, मतलब उसमें जो रिजर्व कैटेगरी वो भी आ सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अभी कुछ दिन पहले घोषणा की थी ना, कुछ साल, एक साल हो गया होगा, कि ओबीसी को इतना बढ़ा के उसके पॉपुलेशन के हिसाब से 27-27% कर दे दिया, 24-13 सोच कर दिए, तो आरक्षण बढ़ा दिए थे। उससे ओबीसी तो खुश हो गया, चलो कौन से कुछ तो कदम उठाए ओबीसी के लिए, और ओबीसी की यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, ओबीसी तो खुश हो गए। एसटी एससी को तो रिजर्वेशन मिला हुआ है, जनरल कैटेगरी के लोग कम है, ओबीसी ज़्यादा है, ठीक। तो साहू वर्मा ये सब तो भरे पड़े हैं छत्तीसगढ़ में, साहू वर्मा, देवांगन पटेल, यही लोग ज़्यादा मिलेंगे आपको। इन लोग तो खुश हो गए, वोट बैंक ले लिया। क्या उसको नहीं मालूम होगा कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन होगा तो रद्द हो जाएगा? मालूम था, मालूम जाना था, वो भी उसको भी मालूम था कि ये कहाँ जाना था मामला, कोर्ट में। वहाँ जाके स्टे लग गया, लगा, ठीक है, सब मालूम रहता है, बस वोट बैंक की राजनीति रहती है। तो ओबीसी को आरक्षण जो 27% मिला ना, वो रह गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला हट गया, ठीक, इतना क्लियर। तो 50% में अधिकतम सीमा है। कुछ केस में विशेष परिस्थिति में 50% से ज्यादा हो जाएगा, हो सकता है विशेष परिस्थिति में। कहीं कहीं तो पूरा रिजर्वेशन है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो लोकसभा सीट, एक ही 2 लोकसभा सीट है, एसटी सीट है, एसटी एससी सीट है, एसटी है। अब वहाँ जंगल के लोग हैं, वहाँ आदिवासी हैं, तो वहाँ जनरल कैटेगरी के लोग हैं ही नहीं, तो पूरा 100% सीट। तो खैर वो राजनीति वाला सिस्टम हो गया, लेकिन बता रहा हूँ अब वो विशेष परिस्थिति होगी कि नहीं होगी, वहाँ लोग ही नहीं है तो किसको पूरा रिजर्वेशन दे सकते हो? या उनको ऊपर उठाना है, वहीं के स्थानीय निवासियों को वहाँ बसाना है या आगे बढ़ाना है समाज में, तो एक विशेष परिस्थिति के आधार पर दिया जा सकता है। तो तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है। छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा मामला नहीं आया कि विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जाए, इसलिए वो रद्द हो गया, ठीक। तो ये वो आर्टिकल 16 भी खत्म, 15 और 16 खत्म। और 15-16 में बात करूँ, 15 धर्म जलज के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, 16 में धर्म जलज और 2 चीज और जुड़ जाते हैं, ओरिजिन और रेसिडेंस, ठीक है, उद्भव और निवास, ठीक है। 15-1, 15-2, 15-3, 4 ये सब बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। 15-4 किसकी बात करता है? शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की। 16-4 किसके? नौकरियों में आरक्षण की बात करता है, ठीक, इतना क्लियर। अभी 2019 से लागू हुआ 10% आरक्षण, ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ये जो पदोन्नति में आरक्षण है वो भी उसी में आ जाएगा? नहीं, इसमें बोला गया है, लेकिन देखो प्रमोशन में नहीं रिजर्वेशन मिलेगा, इंदिरा साहनी वाद वाले में भी बोला गया था प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बट प्रमोशन में रिजर्वेशन रहता ना, अभी है वो किस वजह से है पता नहीं, ये मिला नहीं मुझे किताब में। किताबी भाषा ऐसे रहता है, सारा समझ नहीं आता, इसको पहले पढ़ोगे तो रोना आता था, ये देख के रो दिया था, नहीं करूँगा भाई, नहीं करना गवर्नमेंट जॉब ऐसा संविधान। एक तो हिंदी रहा, पहले वहाँ क्या कोचिंग में इंग्लिश मीडियम बोल के हिंदी में पढ़ा देते थे, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल चलेगा, क्या एक ही लैंग्वेज है, ठीक है, सभी एक ही लैंग्वेज चलता था। तो ये संविधान की किताब लेके आया, बोला ठीक है, सबसे अच्छी किताब इसी बोला था, पढ़ के देखा आंसू आ गया, ठीक है।
लेकिन फिर मैं बोला चलो इंग्लिश में शायद समझ आ जाए, इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश कले क्या है, उस कले में और कठिन। तो पहले तो एक दो आंसू बस टपका था, फिर लगा कि फिर धीरे 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 पढ़ के संविधान इजी लग गया। एक टाइम आया कि संविधान ही सबसे आसान लगने लगा। संविधान और इतिहास जिसमें रोना सा था वो फेवरेट चैप्टर बन गया, फेवरेट टॉपिक बन गया। आर्टिकल 17 खतरा करके बताया था क्या, छुआछूत खतरा है समाज के लिए, क्या छुआछूत, ठीक है। तो आर्टिकल 17 में क्या है, छुआछूत अनटचेबिलिटी की समाप्ति की बात करता है आर्टिकल 17। इसी का आधार बन के एक सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बना 1955, याद रखिएगा, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, नागरिक अधिकार सुरक्षा ऐसे कुछ अधिनियम है, 1955 में बना हुआ है। उसका आधार क्या है, आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 क्या बोलता है कि किसी को टाइटल नहीं है, कोई भी ऐसे राजा महाराज महाराजा अधिराज ऐसे जैसे बहुत सारे टाइटल पढ़े थे छत्तीसगढ़ में, प्रचंड कोषाधिपति, सकल कोषाधिपति, ठीक है, वैसा पति ये सब नहीं जोड़ना है। दो ही जगह एक्सेप्शन है, एक तो शिक्षण संस्थानों में जैसे डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है तो वहाँ डॉक्टर लगा सकते हैं, और सेना की उपाधि लेफ्टिनेंट कर्नल और परमवीर चक्र सब मिलते हैं, तो वो सब उपाधि आपको के लिए अपवाद है। बाकी आर्टिकल 18 बोलता है कि कोई भी टाइटल आप धारण नहीं कर सकते, चाहे आपको विदेश से ही क्यों ना मिला हो, ठीक। आर्टिकल 18 ये बोलता है। ठीक है, थोड़ा सा बस बताता हूँ, नहीं तो सब ऊपर से चले जाएगा, कल कॉल क्या नहीं करना, ठीक, नहीं तो बाकी सब और ऊपर से जाएगा। मैथ्स का क्लास कुछ जो चैप्टर्स बचे हैं उसको बीच में कराऊंगा। मैथ्स बहुत दिन करा बोर हो गया, मैथ्स को भी कराऊंगा खुद ही। अब देखिए आर्टिकल 19 से 22 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू फ्रीडम लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। उसमें आर्टिकल 19 बस अभी बता, हालांकि 20, 21, 22 एक इंट्रोडक्शन दे दिया है, उतना ही ज़्यादा है इसमें। आर्टिकल 19 बताता हूँ। आर्टिकल 19 1 वाला ए, ऐसे वाला आई वाला, फिर ऐसे 2 भी है, और 19 1 में भी ए बी सी डी ई एफ 6 है। 19 1 वो भी याद करना, आसान है याद करना, वो याद करा रहा हूँ सब बेटा, याद आर्टिकल याद 200 बोल दिए लेकिन 200 से ज़्यादा याद कराऊँ। सीढ़ी चढ़ते थे ऊपर में, छोटे थे तो ऐसे अरे थोड़ा सा और सीढ़ी है बस, 4-5 हो गए, यही मेरे मन तक पूरा चढ़ा देते थे बस ही करना। 19-1 ऐसे कर करके बहुत सारे लाते हैं, अंदर का सबसेक्शन याद करोगे ना आप तो 20-1 20-2 20-3 भी याद कर रहे हो, तो 20 एक ही आर्टिकल थोड़ी हुआ, तो 3 हो गया, ठीक। चलिए देखते हैं 19 में क्या है। आर्टिकल 19 में बोलता है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। ये आर्टिकल 19 बोलता है वाक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की। अब 19-1 में भी डिवीजन है, 19-1 ए, 19-1 बी, सी डी ई एफ, ये याद करना है एज इट इज, याद रहना चाहिए क्या होता है। देखिए तो 19-1 बात करता है क्या क्या आपको फ्रीडम मिले हुए हैं, फिर 19-2 से लेके 19-6 तक ये बात करता है कि इसमें आप रोक लगा सकते हो इन आधारों पर, जैसे बोलने की स्वतंत्रता ही होता है, ऐसे किसी भी गाली लिख दोगे हाँ तेरी ऐसा थोड़ी हो, जिसको मन मूड खराब हुआ किसी भी, ऐसा नहीं कुछ, वो रोक लगे हुए हैं ना, तो किस आधार पर रोक लगा हुआ है, आर्टिकल 19-2 से लेके 6 में मेंशन है। फिलहाल बात करते हैं 19-1 से, 19-1 ए से लेके एफ तक। कैसे याद रखना, मैं बोल रहा हूँ सपोज एक ट्रिप में जाएंगे अभी, मैन पार्ट, ठीक है, योगा 100 क्लासेस की तरफ से मैन पढ़ जाएंगे सभी के सभी, चलो। तो पहले मैं क्या भाषण दिया, अभिव्यक्त किया, अपने विचार अभिव्यक्त किए कि नहीं किए, कि जाने का मन है चलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, हाँ ठीक है, बोलोगे कि कुछ लोग नहीं आए, बहुत लोग नहीं आए, तो क्या बैठक होगा, संगठन बनेगा कि बैठक, सम्मेलन होगा, सम्मेलन होगा। पहले मैं अपना विचार व्यक्त किया, भाषण दिया, कहाँ जाएंगे, मैन पार्ट, ठीक। अब फिर क्या, बैठक हुआ, सम्मेलन हुआ, हाँ ठीक है चलते हैं, निर्णय लिए जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर एक ही मेरा I-20 में आ जाएंगे क्या, एक आध और लाना पड़ेगा कि सबको ऊपर ऊपर टांग के अलग अलग ले जाना पड़ेगा, ठीक है।
मैडम को दौड़ते हुए आओ। मैं फिर आऊंगी ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्या फिर ग्रुप बनेगा, अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग जाएंगे, कोई बॉयज अलग जा रहे हैं, कोई लड़कियां अलग जा रही हैं, तो ग्रुप बनेगा, क्या बनेगा, संगठन। पहले क्या हुआ, मैंने भाषण दिया विचार अभिव्यक्ति, तो भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता याद हो जाएगा। तो ये कहाँ मैंने पढ़ी, ट्रिप ऐसे याद कर रहे हो, ट्रिप जाने और ट्रिप वाला कंडीशन देखो। मैंने पहले भाषण दिया, विचार अभिव्यक्ति है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बैठक की, बोले सबको आ जाने तो बैठक करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं, बहुमत से सबके सब चलेंगे, बोले ठीक है। उसके बाद अलग अलग ग्रुप बन गया, ठीक है, जिनसे आप चुगली करते हो वो वाला ग्रुप। अब फिर क्या, संगठन बन गया, ठीक। तो संगठन बनने की स्वतंत्रता मिली हुई। उसके बाद घूमने निकलेंगे, घूमने की स्वतंत्रता, घूमने गए। अब वहाँ मैन पार्ट पसंद आ गया, वहीं तिब्बती लोग रहते हैं ना, चाइना माल बोलते हैं लोग, ये चाइनीज जापानी नहीं रहते, सब तिब्बती रहते हैं यहाँ, जो चाइना बाजार जापानी बाजार जो लगता है वो तिब्बती रहते हैं, ठीक है। तो पसंद आ गए वही चाइनीज लोग, भाई यहीं रहेंगे, यहीं बसेंगे, ठीक है। कोई पसंद आया वहीं शादी कर लिए, वहीं रह गए, वहीं बस गए, ठीक है। अब अपनी जीवनी चलाने के लिए कुछ तो कमाओगे खाओगे, मैं भी मान के चले गए, अब यहाँ तो अच्छा बिजनेस चल रहा था, तो वहाँ पे भी व्यापार करूंगा, रह गया बस गया, क्या खाने पीने के लिए कुछ तो करूंगा ना, तो क्या करूंगा, व्यापार। क्या बोला मैं, ट्रिप जाना था, मैन पार्ट, विचार व्यक्त किया, चलो चलते हैं, ठीक है। भाषण वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। 19 से 1 क्या बोलता है, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 से 1 बी क्या बोलता है, बैठकों का सम्मेलन होगा तो बैठक व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ठीक है। 19(1) सी क्या बोलता है, संगठन बनेगा, अलग अलग ग्रुप बनेगा, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। फिर संगठन बनेगा, फिर क्या, घूमने निकलेंगे, जैसे ही अलग अलग गाड़ी में बैठ गए घूमने निकलेंगे। 19(1) डी क्या बोलता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता। और 19(1) ई, इसलिए कोई रोकता है कि आप किसी एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हो, नहीं रोकता। 19(1) ई, अब घूम फिर ले, वही क्या है, मन वहीं लग गया, बस गए, तो कहीं भी रहने वहाँ बसने की स्वतंत्रता। 19(1) ई। और लास्ट में क्या करोगे, खाने पीने की व्यापार, तो व्यापार करने की स्वतंत्रता। 19(1) एफ याद रहेगा, ठीक है। फिर आगे इधर बताओ कि यूनिट को खत्म करो, चलिए इतना याद रखिएगा, यहाँ तक पढ़ना, उसका आगे याद करा दूंगा, ठीक। उसको लिख के ना लिखना है, लिख लो या प्रिंट कर लो, आपके पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं रहना चाहिए, हार्ड कॉपी रहना चाहिए। प्रयास करिए, लिखिए, अगर टाइम है, टाइम मिलता है आपके पास तो लिखिए।